नमस्कार, मैं हूँ रुचि अनिरुद्ध। एक नए हफ्ते की शुरुआत है। क्या हाल चाल है आप सबके? वैसे आपको बताऊँ, इस वीकेंड पर मैं अपने शहर झांसी गई थी। 400 से 500 AQI से 100 से कम AQI में नीला आसमान, साफ हवा। तो फिलहाल मैं तो तरोताज़ा होकर लौटी हूँ। और हाँ, आजकल 30 दिन के सोशल मीडिया डिटॉक्स पर भी हूँ। काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, बिना फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के। यकीन मानिए, काफ़ी अच्छा लगता है सोशल मीडिया के शोरगुल से दूर होकर। आप भी ट्राई करके देखिए। वैसे फिलहाल तो आप खबरें अनकही देख रहे हैं और यहाँ कोई शोरगुल नहीं है। यहाँ शांति से खबरें बताई और समझाई जाती हैं। तो आज हम जिन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चल रही बहस। वैसे क्या आपको पूरा गीत आता है? दूसरी खबर है डोनाल्ड ट्रंप के नए यू टर्न की, और ये यू टर्न कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाला है। अमेरिका को रूस अब डायरेक्ट थ्रेट नहीं लगता। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आज देखेंगे। तीसरी खबर भी एक यू टर्न से जुड़ी है। हमास हथियार डालने को तैयार हो गया है। चौथी खबर है देश में बाघों यानी टाइगर से जुड़ी। और पांचवी खबर में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों जापान में मुसलमानों को अब शव दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं और आज इस पर लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बहस की शुरुआत की। लेकिन वंदे मातरम पर इतनी लंबी चर्चा क्यों? इस गीत में ऐसा क्या है जो 150 साल बाद भी हमारी संसद में बहस हो रही है? आज हम इसी कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो आजादी की लड़ाई से शुरू होती है, लेकिन उसमें विवाद भी है, सवाल भी हैं और राजनीति भी। साल था 1875। भारत में अंग्रेजों का राज था। हर जगह उनका हुक्म चलता था। उस दौर में एक सरकारी अफसर थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वो बंगाली लेखक थे और अंग्रेज सरकार की नौकरी करते थे। एक दिन अंग्रेजों ने आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि अब भारत में भी गॉड सेव द क्वीन गीत गाना अनिवार्य होगा, यानी ब्रिटेन की रानी की खुशामद में गीत गाओ वरना सजा मिलेगी। बंकिम चंद्र को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने सोचा, हमारी अपनी धरती है, हमारी अपनी माँ है, तो फिर हम किसी विदेशी रानी के लिए क्यों गाएं? बस यहीं से शुरू हुई वंदे मातरम की कहानी। 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में ये गीत छपा, जिसमें बंकिम चंद्र ने भारत माँ की वंदना की, उसकी सुंदरता की, उसके गौरव की बात की। गीत की शुरुआत होती है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यानी मैं अपनी माता को नमन करता हूँ जो सुंदर है, उपजाऊ है, शीतल हवाओं वाली है। उस दौर में इतनी आग वाली रचना का छपना ही एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन तब ये लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ा। फिर साल 1882 में बंकिम चंद्र ने एक उपन्यास लिखा, आनंद मठ। ये किताब बंगाल में 1763 से 1800 के बीच हुए सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। उस दौरान लाखों लोग मारे गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जुल्म चरम पर था। तब कुछ हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। बंकिम चंद्र की किताब में ये सन्यासी अपनी मातृभूमि को देवी मानते हैं और वो गाते हैं वंदे मातरम। तब ये सिर्फ गीत नहीं रहा, एक क्रांतिकारी नारा बन गया। जब किताब अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंची तो बंकिम चंद्र पर दबाव बनाया गया कि इसका कुछ हिस्सा बदलो, खास तौर पर वंदे मातरम। लेकिन बंकिम चंद्र नहीं झुके और उन्होंने 1885-86 में नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया। तब तक वंदे मातरम लोगों के दिलों में जगह बना चुका था। उस दौर में जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब भी ये गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया। 1896 में कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया और गाने वाले थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उस साल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। अब चलते हैं साल 1905 में। अंग्रेजों ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने फैसला लेते हुए कहा कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असल मकसद था हिंदुओं और मुसलमानों को बांटना। अंग्रेज जानते थे कि अगर भारतीय एक हो गए तो उनकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो पूरे बंगाल में शोक मनाया गया। कलकत्ता के टाउन हॉल में करीब 40,000 लोग इकट्ठा हुए और सब मिलकर गाने लगे वंदे मातरम।
लॉर्ड कर्जन ने पुलिस को आदेश दिया कि जो भी ये गीत गाएगा उसे गिरफ्तार कर लो, लेकिन लोग डरे नहीं। ये गीत स्वदेशी आंदोलन का हथियार बन गया। लोगों ने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया, खादी अपनाई और वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाले। यह आंदोलन 1905 से 1908 तक चला। वंदे मातरम अब सिर्फ एक गीत नहीं रहा, यह आजादी की लड़ाई का युद्ध घोष बन गया था। लेकिन इसी दौरान मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और स्वाधीनता आंदोलन में सांप्रदायिकता का प्रवेश होता है। ऐसी स्थिति में वंदे मातरम पर भी सवाल उठने लगे। यहां तक कि 1923 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इसका विरोध देखने को मिला, जब कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया और गाना शुरू होते ही वो अध्यक्ष की कुर्सी से उठकर चले गए। मुस्लिम लीग ने कहा कि वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है, गीत में दुर्गा, लक्ष्मी जैसे शब्द हैं, इसलिए ये इस्लाम विरोधी है। अब आते हैं सबसे विवादित हिस्से पर। साल था 1937, आजादी से करीब 10 साल पहले। अक्टूबर 1937 में मुस्लिम लीग ने लखनऊ में अपने एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वंदे मातरम मूर्ति पूजक है और यह सच्चे राष्ट्रवाद में बाधक है। फिर 2 महीने बाद यानी 27 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें यह विवाद उठा। इसको सुलझाने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी शामिल थे। तीनों ने मिलकर रविन्द्रनाथ टैगोर से सलाह ली। टैगोर ने कहा कि पहले के जो 2 छंद हैं वो तो ठीक है, वो सिर्फ मातृभूमि की प्रशंसा करते हैं, उसमें कोई धार्मिक टकराव नहीं है। बस इसी सलाह पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा कि हम वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 हिस्सों को ही राष्ट्रगीत के रूप में अपनाएंगे, पूरे गीत को नहीं। यही वो फैसला था जिसे आज 150 साल बाद भाजपा ऐतिहासिक गलती बता रही है और कह रही है कि तुष्टीकरण के लिए गीत को अधूरा कर दिया गया। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये क्रांतिकारियों की जान और शान था। खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे न जाने कितने वीर इस गीत को गाते हुए देश के लिए शहीद हो गए। जब भी कोई जुलूस निकलता, वंदे मातरम की आवाज गूंजती। जब भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन होता, ये गीत नारा बनता। ये गीत सिर्फ हिंदुओं का नहीं था, कई मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इसे गाया और अपनी जान दे दी। मौलाना मोहम्मद अली ने कहा था, वंदे मातरम में जो मां शब्द है वो मातृभूमि के लिए है, किसी देवी के लिए नहीं। लेकिन राजनीति ने इस गीत को भी नहीं बख्शा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बहस 1937 में खत्म हो गई थी वो 2025 में संसद में क्यों गूंज रही है। इसका सीधा कनेक्शन है राजनीति। वंदे मातरम का जन्म बंगाल में हुआ और 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी इस 150वीं सालगिरह को बहुत बड़े पैमाने पर मना रही है। उनका कहना है कि बंकिम चंद्र और उनके इस गीत को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। वो इसे बंगाली अस्मिता और राष्ट्रवाद से जोड़कर पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रही है। उनका मानना है कि 1937 में जो फैसला लिया गया था वो उस समय देश की एकता बनाए रखने के लिए जरूरी था। संसद में हो रही चर्चा असल में सिर्फ एक गीत के बारे में नहीं है, बल्कि ये तय करने की कोशिश है कि राष्ट्रवाद की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए। चलिए वैसे राजनीति से थोड़ा हटकर सोचते हैं, एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है। जब हम स्कूल या स्टेडियम में वंदे मातरम गाते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि इसकी चौथी लाइन में क्या लिखा था? नहीं, हम बस एक जोश महसूस करते हैं। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ इस गीत को लेकर। बंकिम चंद्र ने जब इसे लिखा था तो उन्होंने अपनी मातृभूमि को एक देवी के रूप में देखा था, एक ऐसी मां जो धनवान है, सुंदर है, जिसके खेतों में हरियाली है, लेकिन जो जंजीरों में जकड़ी है। आज की बहस यह है कि क्या हम इतिहास को उसके पूरे सच के साथ स्वीकार कर सकते हैं या नहीं, या फिर समय के साथ जो बदलाव हुए वो सही थे। क्या किसी गीत को धर्म के चश्मे से देखना सही है या उसे सिर्फ देश प्रेम की नजर से देखना चाहिए? ये सवाल संसद से सड़क तक गूंज रहे हैं और शायद आपके मन में भी। मेरे लिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, एक यात्रा है। 1875 में एक कमरे में लिखे जाने से लेकर 1905 में सड़कों पर गूंजने और 1950 में संसद का हिस्सा बनने तक इसने भारत को बनते हुए देखा है। चाहे आप इसके 2 पैराग्राफ गाएं या पूरा गीत, अहमियत उन शब्दों की नहीं, उस भावना की है जो इसे गाते वक्त आपके दिल में आती है। 150 साल बाद भी अगर ये गीत रोंगटे खड़े कर देता है तो शायद
बंकिम बाबू का मकसद पूरा हो गया है। संसद में जो बहस हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये गीत हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए बना था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या 1937 का फैसला सही था या हमें पूरा वंदे मातरम अपनाना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी भविष्यवाणी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं कर पाए थे। सोचिए, जिस रूस को अमेरिका पिछले 80 सालों से अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आ रहा था, अचानक वो उसका दोस्त कैसे बन गया? जी हाँ, वॉशिंगटन से ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही झटके में रशिया के माथे से एनिमी और डायरेक्ट थ्रेट का टैग हटा दिया है। अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में अब रशिया को खतरा नहीं बल्कि पार्टनर इन स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का साथी बताया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की वजह से हुआ है या फिर भारत और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती ने अमेरिका को ऐसा कहने पर मजबूर कर दिया है? आज हम इस पूरे खेल को बहुत आसानी से समझेंगे और जानेंगे कि ट्रंप की ये नई चाल भारत के लिए अच्छी है या बुरी। सबसे पहले समझते हैं कि खबर असल में है क्या। अभी तक अमेरिका की जितनी भी सिक्योरिटी रिपोर्ट्स आती थी उनमें रशिया और चाइना को हमेशा एक ही कैटेगरी में रखा जाता था, एडवर्सरीज यानी विरोधी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई पॉलिसी में इस नियम को बदल दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब अमेरिका को रशिया से लड़ने की जरूरत नहीं है। ट्रंप का कहना है कि रशिया अब वो पुराना सोवियत यूनियन नहीं है जो अमेरिका को खत्म करना चाहता है। नई पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि अगर रशिया उसकी शर्तें मानता है तो अमेरिका उसके साथ मिलकर काम करने को भी तैयार है। ये वही रशिया है जिस पर कल तक हजारों सैंक्शंस लगे थे। अब ये बदलाव इतना अचानक हुआ है कि यूरोप के देश जैसे फ्रांस और जर्मनी भी हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस रूस के खिलाफ वो यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं, अब उसी रूस को अमेरिका पार्टनर कैसे कह सकता है? लेकिन इस फैसले के पीछे एक बहुत गहरी सोच है जिसे समझना जरूरी है। अब सवाल आता है कि क्यों? आखिर ट्रंप को अचानक रूस पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? तो इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली, पैसा। यूक्रेन वॉर में अमेरिका के अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। ट्रंप, जो कि एक बिजनेसमैन है, उन्हें लगता है कि जंग अमेरिका के लिए बैड इन्वेस्टमेंट है। वो इस पैसे को बचाना चाहते हैं। दूसरी और बड़ी वजह है चीन। आप इसे ऐसे समझिए, 1970 के दशक में जब रूस बहुत ताकतवर था तब अमेरिका ने चीन से दोस्ती की थी ताकि सोवियत यूनियन को अकेला किया जा सके। इसे किसिंगर स्ट्रैटेजी कहते थे। आज हालात उल्टे हैं। आज चीन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब रिवर्स किसिंगर थ्योरी अपना रहे हैं। वो रशिया को अपने साथ लाना चाहते हैं ताकि चाइना अकेला पड़ जाए। ट्रंप जानते हैं कि अगर रशिया और चाइना की दोस्ती और गहरी हो गई तो अमेरिका के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। इसलिए वो पुतिन को चीन से दूर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कहानी में एंट्री होती है भारत की, जो कि बहुत दिलचस्प है। अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। दुनिया ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को लेने खुद पहुंचे। ट्रंप सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहे थे। ट्रंप ने देखा कि भारत जो अमेरिका का दोस्त है वो रूस का भी उतना ही अच्छा दोस्त है। उन्हें समझ आ गया कि रशिया को दुनिया से पूरी तरह अलग थलग करना नामुमकिन है, खासकर जब भारत जैसा देश उसके साथ खड़ा है। कहीं ना कहीं भारत ने एक ब्रिज यानी पुल का काम किया है। शायद भारत ने ही अमेरिका को समझाया हो कि रशिया को कोने में धकेलने से वो और ज्यादा चीन की गोद में जा बैठेगा और ये ना तो भारत के लिए अच्छा है और ना ही अमेरिका के लिए। तो आप कह सकते हैं कि रशिया को एनिमी लिस्ट से हटाने में भारत की डिप्लोमेसी का भी एक बड़ा लेकिन साइलेंट रोल हो सकता है। लेकिन कहानी में एक पेज और भी है और वो है भारत और चीन के सुधरते रिश्ते। याद कीजिए, अक्टूबर 2024 में भारत और चीन ने बॉर्डर पर गश्त को लेकर समझौता किया था। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी। उसके बाद से ही रिश्तों में जमी बर्फ कुछ कुछ पिघलने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी देखा तो जाहिर है उनको चौंकना ही था। अमेरिका का सबसे बड़ा डर क्या है? एशियन सेंचुरी। एशियन सेंचुरी ये जो टर्म है, इसका अनुमान है कि 21वीं सदी वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर एशिया के प्रभुत्व वाली होगी। ये तुलना 19वीं सदी की ब्रिटिश सदी और 20वीं सदी की अमेरिकी सदी से की जाती है।
ये अपेक्षा पूरे महाद्वीप, विशेषकर चीन और भारत में तीव्र आर्थिक विकास, बढ़ती आबादी और बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित है। अब जरा सोचिए, रशिया जिसके भरपूर संसाधन है, चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग का हब है और इंडिया का बड़ा बाजार, अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं तो अमेरिका की सुपर पावर वाली कुर्सी तो हिल ही जाएगी। जब ट्रंप ने देखा कि भारत और चीन के बीच तनाव कम हो रहा है और भारत रूस पहले से दोस्त हैं, तो उन्हें लगा कि कहीं ये तीनों देश मिलकर एक नया पावर ब्लॉक न बना लें। इसलिए इस तिकड़ी को तोड़ने के लिए ट्रंप ने अपनी चाल चली। उन्होंने रशिया को ऑफर देकर इस ग्रुप में सेंध लगाने की कोशिश की। इससे पहले वो पुतिन पर पाबंदियां तो लगा रहे थे, लेकिन बातचीत का रास्ता भी खुला रख रहे थे ताकि कैसे भी करके रूस को दोस्ती के लिए मनाया जा सके। इस कड़ी में एक और घटना हुई, डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात। भारत और चीन की नजदीकियों के बाद ट्रंप ने तुरंत चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलने का फैसला किया। इसी साल 30 अक्टूबर को हुई ये मुलाकात सिर्फ व्यापार पर बात करने के लिए नहीं थी, ये एक तरह का रियलिटी चेक था। ट्रंप जिनपिंग को एक सिग्नल देना चाहते थे कि देखो, पुतिन से बात हो रही है, रूस भी हमारे साथ आ सकता है, तुम अकेले पढ़ सकते हो। वहीं दूसरी तरफ वो भारत को भी ये संदेश दे रहे हैं कि आप चीन के ज्यादा करीब मत जाइए, हम रूस के साथ रिश्ते ठीक कर रहे हैं तो आपको चीन की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है। ट्रंप एक ही तीर से दो निशाने साध रहे हैं। एक तरफ वो चीन को घेर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्तता के नाम पर अमेरिका से बहुत दूर ना चला जाए। वो चाहते हैं कि हर हाल में कंट्रोल वॉशिंगटन के हाथ में ही रहे। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका हम पर यानी भारत पर क्या असर होगा? क्या हमें खुश होना चाहिए या डरना चाहिए? तो देखिए, इसके दो पहलू हैं। अच्छी खबर यह है कि अगर अमेरिका और रूस दोस्त बन जाते हैं तो भारत की सबसे बड़ी सरदर्दी खत्म हो जाएगी। हमें बार बार वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हम S-400 जैसे सिस्टम आसानी से खरीद पाएंगे बिना किसी सैंक्शन के डर के। हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अच्छा है। दुनिया में तेल की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन इसका एक रिस्क भी है। अगर ट्रंप रूस को चीन से अलग करने में कामयाब हो गए और चाइना अकेला पड़ गया तो वो अपनी पूरी आक्रामकता भारत की तरफ मोड़ सकता है। ऐसे में भारत को बहुत संभल कर चलना होगा। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन तो होता नहीं, सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के माथे से दुश्मन का टैग इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उन्हें पुतिन से बहुत प्यार है, बल्कि इसलिए हटाया क्योंकि उन्हें चीन से डर है। हालांकि वो भी चीन के साथ भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं कर रहे हैं। जापान में हुई मुलाकात के बाद ये तय हुआ था कि ट्रंप बहुत जल्द चीन का दौरा करने वाले हैं। अब यहाँ भारत के लिए ये एक मौका भी है और चुनौती भी। मौका यह है कि हम दुनिया को दिखा चुके हैं कि हमारी दोस्ती में कितनी ताकत है, और चुनौती यह है कि बदलते समीकरणों में हमें अपने हितों की रक्षा करनी है। ट्रंप की न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात है, यूक्रेन जंग के धुएं के बीच दुनिया का नक्शा बदल रहा है और इस नए नक्शे के केंद्र में कहीं ना कहीं भारत खड़ा है। आपको अगर ये पूरी खबर समझ में आई है तो जाहिर सी बात है आपकी अपनी राय भी होगी। क्या राय है आपकी? क्या अमेरिका और रूस के बीच दुनिया सच में मिटेगी? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। अब मैं एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाली हूं जो दुनिया की राजनीति और शांति के लिए बेहद अहम है। गाजा में सीजफायर और हमलों के बीच एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। हमास, जो अब तक अपने हथियार डालने से साफ इनकार करता था, अब थोड़ा नर्म पड़ता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हमास ने संकेत दिया है कि वो अपने हथियारों को छोड़ने या उन्हें फ्रीज करने पर बात करने के लिए तैयार है। ये खबर इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के समझौते का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। उससे ठीक पहले आया ये बयान एक नई उम्मीद जगा रहा है। चलिए आपको बताती हूँ आखिर हमास ने क्या कहा और उसका क्या मतलब है। 7 दिसंबर को हमास के सीनियर लीडर बासिम नईम ने कहा कि अगर इजराइल के साथ कोई पक्का समझौता होता है तो वो अपने हथियारों के इस्तेमाल ना करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि उन्होंने वेपन्स फ्रीजिंग या स्टोरिंग की बात मानी है। मतलब ये नहीं कि हथियार नष्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल रोक दिया जाएगा और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रख दिया जाएगा। ये कदम इसलिए बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि हमास हमेशा से कहता आया है कि हथियार उनकी ताकत है, लेकिन अब अमेरिका की कोशिशों से जो बातचीत चल रही है उसमें हमास थोड़ा झुकता हुआ दिख रहा है। अमेरिका इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है।
वो चाहता है कि किसी तरह गाजा में शांति आए और इजराइल के लोग भी सुरक्षित महसूस करें। हथियारों का मुद्दा इस पूरे समझौते में सबसे मुश्किल फेज है। इजराइल का कहना है कि जब तक हमास के पास हथियार हैं, खतरा बना रहेगा और हमास को डर है कि बिना हथियारों के उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है। लेकिन अब वेपन्स फ्रीजिंग का ऑप्शन एक बीच का रास्ता बन सकता है। सोचने की बात है कि अगर हमास सच में हथियार रख देता है तो गाजा में हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं। इसका असर सिर्फ गाजा या इजराइल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये एक तरह से शांति की दिशा में पहला ठोस कदम हो सकता है। यहां मैं एक बात फिर से साफ कर दूं कि हमास ने सिर्फ चर्चा करने की बात कही है, अभी तक उन्होंने हथियार डाले नहीं है। बस ये कहा है कि हम इस पर बात करने को तैयार हैं। राजनीति में इसे बार्गेनिंग चिप कहते हैं, यानी वो इसे एक शर्त के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि इसके बदले वो इजराइल से कोई बड़ी मांग मनवाना चाहते हो, जैसे कि इजरायली सेना पूरी तरह गाजा से बाहर चली जाए या फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया जाए। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। दूसरे चरण की बातचीत बहुत नाजुक दौर में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी अपने देश के लोगों का बहुत दबाव है। वहां के लोग चाहते हैं कि जिन बंधकों के शव अब भी हमास के पास हैं वो जल्द लौटाए जाएं। अगर हमास हथियार डालने की बात को आगे बढ़ाता है तो हो सकता है बचे हुए शव भी इजराइल के हवाले कर दिए जाएं। लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी पेचीदा है। हमास के अंदर भी कई गुट हैं। क्या सभी लड़ाके इस बात को मानेंगे, ये देखना भी बाकी है। दूसरी तरफ इजराइल की सरकार क्या सिर्फ हथियारों के फ्रीज होने से संतुष्ट होगी या वो हथियारों को पूरी तरह नष्ट करने की मांग पर अड़ी रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन धुंध थोड़ी छट जरूर रही है। ये खबर एक उम्मीद की किरण है उन लाखों लोगों के लिए जो इस युद्ध में पिस रहे हैं। युद्ध शुरू करना आसान होता है लेकिन उसे खत्म करना बहुत मुश्किल। हमास का यह बयान शायद उसी मुश्किल को आसान करने की कोशिश है। आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि बातचीत की टेबल पर क्या तय होता है उसी से भविष्य तय होगा। सोचिए, आप अपने गांव में घर के बाहर बैठे हों या खेत में काम कर रहे हों और अचानक सामने से टाइगर आ जाए। ये ख्याल ही कितना डरावना है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि देश के कई इलाकों में यही डर बहुत से लोगों की हकीकत बन चुका है। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि बाघ रिहायशी इलाकों में घुस आया या किसी इंसान पर हमला कर दिया। इसे हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। बाघों व मानव के बीच संघर्ष की स्थिति यह है कि पिछले 5 साल में, यानी 2021 से लेकर सितंबर 2025 तक, बाघों के हमले में करीब 350 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5 सालों में अलग अलग कारणों से करीब 650 बाघों की भी मौत हो चुकी है। इसी डर को खत्म करने और इंसानों की जान बचाने के लिए अब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसका नाम है टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स प्रोजेक्ट। सुनने में नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मकसद बहुत सीधा और सरल है। इसका मतलब है जो बाघ जंगल की सीमाओं को तोड़कर बाहर आ गए हैं उन्हें वापस उनके असली घर यानी जंगल के अंदर भेजना। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बाघ जंगल से बाहर आते ही क्यों हैं? क्या उन्हें शहर की हवा पसंद आ गई है? ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है AQI से वो भी परेशान होते होंगे। असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसे समझना हमारे लिए जरूरी है। पिछले कुछ सालों में भारत में बाघों की गिनती बहुत तेजी से बढ़ी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे ज्यादा बाघ भारत में है। लेकिन जैसे जैसे बाघ बढ़ रहे हैं, जंगल उनके लिए छोटे पड़ते जा रहे हैं। एक म्यान में जैसे 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक इलाके में 2 ताकतवर बाघ नहीं रह सकते। हर बाघ को अपना एक इलाका, जिसे टेरिटरी कहा जाता है, वो चाहिए होती है। जब जंगल के अंदर जगह भर जाती है तो कमजोर या नए बाघों को बाहर धकेल दिया जाता है। यही वो बाघ हैं जो जंगल के कोर एरिया से निकलकर बाहर के बफर जोन या गांव के करीब पहुंच जाते हैं। इन्हीं आउटसाइड टाइगर्स की वजह से इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। अब सरकार के इस नए प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत ही व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक प्लान बनाया गया है। वन विभाग के अधिकारी सबसे पहले उन बाघों की पहचान करेंगे जो जंगल के सुरक्षित घेरे से बाहर निकलकर भटक रहे हैं। उन्हें वहां से सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाएगा और वापस जंगल के गहरे हिस्से, जिसे हम कोर जोन कहते हैं, वहां शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यह काम भी इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। मान लीजिए आपने किसी बाघ को पकड़कर जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया और वहां उसके खाने के लिए कुछ नहीं है।
जैसे हिरण, सांभर या जंगली सुअर नहीं होंगे अगर, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए फिर से बाहर निकल सकता है या इंसानों की बस्ती का रुख कर सकता है और वहां हमले कर सकता है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि बाघ को शिफ्ट करने से पहले उस जंगल के प्रे बेस की जांच की जाएगी। प्रे बेस का मतलब है कि वहां बाघ के शिकार के लिए पर्याप्त जानवर मौजूद हैं या नहीं। अगर वहां खाना कम है तो पहले वहां हिरण और दूसरे शाकाहारी जानवरों की आबादी बढ़ाई जाएगी। जब ये पक्का हो जाएगा कि बाघ का पेट भरने का इंतजाम हो गया है, तभी उसे वहां शिफ्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे गहरा असर उन लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा जो जंगलों के किनारे बसे गांव में रहते हैं। आज हालात ये हैं कि उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक कई गांव में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है। लोग अपने ही खेतों में जाने से डरते हैं। इसलिए अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो न सिर्फ बेगुनाह गांव वालों की जान बचेगी, बल्कि बाघ भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जब बाघ इंसानी बस्ती में आता है तो अक्सर भीड़ के गुस्से का शिकार बन जाता है और मारा जाता है। सरकार की कोशिश बताती है कि अब हम सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि उनके सही मैनेजमेंट पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे घर में परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, कमरे बढ़ाने पड़ते हैं, वैसे ही बाघ बढ़े हैं तो उनके रहने का इंतजाम भी बढ़ाना होगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि एक लंबी प्रक्रिया होगी। जंगल के अंदर नए बाघों को बसाना आसान नहीं होता, क्योंकि पुराने बाघ उनसे लड़ सकते हैं। जो टेरिटरी की बात की थी ना हमने। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने समस्या को पहचाना है, उसको समझा है और उस पर काम शुरू किया है। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये धरती जितनी हमारी है, उतनी ही इन बेजुबान जानवरों की भी है। टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट एक उम्मीद की किरण है कि शायद आने वाले वक्त में इंसान और बाघ दोनों अपनी अपनी हदों में सुरक्षित रह सके। जब तक हम उनके घर यानी जंगल का सम्मान करेंगे, तब तक वो हमारे घर में नहीं झांकेंगे। ये संतुलन बनाना ही इस समस्या का असली हल है। आज मैं आपसे एक ऐसी खबर पर बात करूंगी जो सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन बहुत गंभीर है। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है। जापान में मुसलमानों को अब शव दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। सुनकर लगता है कि क्या किसी सरकार ने सच में मरने के बाद भी जमीन देने से मना कर दिया है। इस खबर को लेकर लोगों में गुस्सा है और कंफ्यूजन भी। तो चलिए समझते हैं कि जापान में आखिर चल क्या रहा है, ये फैसला क्यों लिया गया और वहां रहने वाले मुसलमानों के पास अब क्या रास्ता बचा है। सबसे पहले साफ कर दूं कि जापान की सरकार ने कोई ऐसा कानून नहीं पास किया कि दफनाना मना है, लेकिन वहां के हालात ऐसे हो गए कि ये ना के बराबर ही है। दरअसल जापान में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उनके पास कब्रिस्तान की जगह खत्म होती जा रही है। जब मुस्लिम कम्युनिटी ने सरकार से और जमीन मांगी तो कई जगह लोकल अथॉरिटी और कुछ नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास अब जमीन नहीं है। इतना ही नहीं, एक बयान ये भी आया कि अगर जापान में जगह नहीं है तो सबसे सही तरीका है कि आप शव को अपनी होम कंट्री वापस ले जाएं और वहीं दफनाएं। यही वो बात है जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। सोचिए, जो इंसान बरसों से जापान में काम कर रहा था, वहां रह रहा था, जिसका वहां परिवार है, उसे मरने के बाद वहां की मिट्टी तक नसीब नहीं होगी। अब आप सोचेंगे कि जापान तो इतना बड़ा देश है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, फिर 2 गज जमीन की कमी क्यों? इसको समझने के लिए हमें जापान के कल्चर और ज्योग्राफी को समझना होगा। जापान में 99% से ज्यादा लोग मरने के बाद क्रिमेशन यानी दाह संस्कार चुनते हैं। वहां शरीर को जलाने का रिवाज है। वहां की जमीन पथरीली है और पीने के पानी के जो सोर्स हैं वो जमीन के नीचे हैं। इसलिए जापानी लोग मानते हैं कि अगर शरीर को दफनाया गया तो उससे मिट्टी और पानी गंदा हो सकता है। इसे वो हाइजीन से जोड़कर देखते हैं। दूसरी तरफ इस्लाम में शव को जलाना सख्त मना है, उसे दफनाना ही जरूरी है। अब पेंच ये फंस गया कि जापान का सिस्टम क्रिमेशन के हिसाब से बना है और मुस्लिम कम्युनिटी की जरूरत 2 गज जमीन है। दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो वहां रह रहे हैं। जापान में करीब 2 से 3 लाख मुसलमान रहते हैं, लेकिन पूरे देश में उनके लिए उंगलियों पर गिनने लायक कब्रिस्तान है। सिर्फ 8 से 10 बड़े कब्रिस्तान। हालात यह है कि अगर टोक्यो में किसी की मौत हो जाए तो उसके परिवार को शव दफनाने के लिए कभी कभी 1000 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। अब कल्पना कीजिए, घर में किसी की मौत हुई है, दुख का माहौल है और चिंता परिवार की यह है कि अब शरीर को लेकर दूसरे शहर कैसे जाएं। कई बार तो लोग बॉडी को ड्राई आइस में रखकर कई दिनों तक इंतजार करते हैं ताकि कहीं स्लॉट खाली मिल जाए तो वहां पर दफनाया जाए। और ये किसी भी परिवार के लिए बहुत तकलीफ देने वाला वक्त होता है। हाल ही में एक जगह बेप्पू में जब मुसलमानों ने कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की तो वहां के लोकल जापानी लोगों ने विरोध कर दिया।
उनका कहना था कि इससे इनका पानी गंदा हो जाएगा। अब आते हैं उस सुझाव पर जिसमें कहा जा रहा है कि बॉडी को अपने देश वापस ले जाओ। सुनने में एक सोल्यूशन लग सकता है, लेकिन यह भी आसान नहीं है। एक शव को जापान से इंडिया, पाकिस्तान या जिस भी देश से वो परिवार आया है वहां भेजने का खर्चा लाखों में हो सकता है। हर कोई इतना अमीर नहीं होता कि उतना पैसा खर्च कर सके। और दूसरी बात इमोशनल है। अगर किसी के बच्चे जापान में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, तो वो अपने माता पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने पाकिस्तान, भारत या किसी और देश क्यों जाना चाहेंगे? वो चाहेंगे कि उनके माता पिता उनके पास ही रहें। इसलिए ये कहना कि वापस ले जाओ, ये भी एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा लगता है। ये कोई प्रैक्टिकल रास्ता नहीं है। तो मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि ग्लोबलाइजेशन का है। जापान को अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को संभालने के लिए बाहर से काम करने वाले लोग चाहिए। वो दुनिया भर से लोगों को बुला रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ काम करो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब एक व्यक्ति को आप बुलाते हैं तो वो अकेला तो आता नहीं। वो अपने साथ अपना धर्म, अपना कल्चर और यहाँ तक कि अपनी मौत से जुड़ी रस्में भी साथ लाता है। अगर जापान दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है तो उसे सिर्फ लेबर नहीं बल्कि उन लोगों की भावनाओं को भी जगह देनी होगी। फिलहाल तो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी कोर्ट और सरकार के चक्कर लगा रही है, लेकिन इसका हल तभी निकलेगा जब सरकार इसे जगह की कमी के बजाय इंसानियत की नजर से देखेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार का तर्क सही है या बीच का कोई रास्ता निकलना चाहिए? या फिर आपके पास कोई सुझाव है? लिखकर भेजें। खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाती हूँ एक वायरल वीडियो। एक दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़े हुए सीढ़ियों पर खड़ा है। शायद वरमाला के लिए हाथ थाम कर स्टेज पर ले जाना चाहता होगा, लेकिन तभी एक बच्चा पूरी लाइमलाइट लूट लेता है। वो बच्चा भी सीढ़ी पर चढ़ता है और अपने छोटे से हाथ को दुल्हन की तरफ बढ़ाता है और दुल्हन भी उस बच्चे के हाथ में अपना हाथ पकड़ा देती है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, छोटा दूल्हा पहुंचा दुल्हन का हाथ थामने, शादी की वाइल्ड कार्ड एंट्री।